तो स्वागत है आप सबका दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सो बेसिकली क्या होता, यस्टरडे हमने एक गलती की है। ठीक है, आपने हमने आपने नहीं, मैंने दो टॉपिक मिस हो गए जो मैंने स्टार्टिंग में कह के, तो हम लोग करेंगे गर्म हवा और महात्मा गांधी जी का सेक्रीफाइस। कोई बात नहीं, मैंने उस दिन कॉन्सिक्वेंस समझाए थे। आई थिंक सो बहुत क्लियर होगा। एक थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ, ठीक है। चलिए, वेरी बेसिकली ये बोला गया है, नोट्स में जब दूंगी तब पॉइंटर्स और पॉइंटर्स के हिसाब से बोल देती हूँ, मतलब अदरवाइज इट यूज टू टेक टाइम। ओके, क्या बोला था, माइनॉरिटीज बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर, क्या है, को क्रॉस करना पड़ रहा था। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम था। और टेम्पोररी शेल्टर रिफ्यूजी कैंप्स में लेना पड़ा था वुमेन लोगों को। क्या क्या वुमेन की, फिर हमने पढ़ा वुमेन के ऊपर अत्याचार, उनको किडनैप कर लेते थे और उनका जाति धर्म बदल कर उनसे शादी कर लेते थे। कुछ लोग फैमिली ओनर प्रिजर्व करने के लिए औरतों को मार देते थे। कुछ चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स से मतलब बिछड़ गए थे। राइटर्स, पोइट्स, फिल्म मेकर्स अपने नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज में क्या लिखते हैं कि फिल्म्स में लिखते हैं कि ये जो पार्टीशन, एक डिवीजन ऑफ हार्ट है, वो भी सर्वाइवर से जानकर ये बात थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो हुआ था वो सिर्फ पॉलिटिकल लाइबिलिटीज एसेट्स का नहीं, जो बेसिकली जो चीज़ें थी, टाइपराइटर्स, ये सब, टेबल्स, चेयर्स, इन सब का भी डिवीजन हुआ था। और साथ में साथ हमने ये भी पढ़ा था कि वायलेंस सब्सिट्यूशन विद कम्युनिटीज का, ठीक है, जहाँ पर 80 लाख पीपल को इधर से उधर जाना पड़ रहा था, और जिनमें से 5 to 10 लाख लोग मारे भी गए थे, कुछ लगभग ऐसे मारे गए थे ना। सो ये पढ़े थे हमने। देन हमने पढ़ा था कि कैसे हिंदू नेशन बना पाए कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं हुआ पाया कि 12% ही मुस्लिम रह जाते हैं। 1951 में हम लोग देखते हैं। तो कैसे इंडिया मैनेज करिए, एक क्वेश्चन उठता है। फिर मुस्लिम लोग है लीग जो है वो क्यों बना, हम वो भी जाने कि क्यों बना था मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लोगों का इंटरेस्ट देखने के लिए। तो हिंदू महासभा भी हिंदू लोगों को ट्रेन करे थे कि कैसे इंडिया को हिंदू नेशन बनाना है। बट हमारे जो इंडिया के ज़्यादातर फ्रीडम स्ट्रगल के लीडर हैं वो किसको चेरिश करते थे, सेकुलरिज्म को। यही तो बात थी, सिंपल बात थी। उसके बाद हमने गवर्नमेंट अप्रोच स्टार्ट किया, उसको रिविजन नहीं करनी, उसको मैं फिर से बोलने वाली हूँ। पहले हम लोग देखते हैं, गर्म हवा देख लेते हैं, ठीक है, अभी मजा आएगा। एक फिल्म देखने जा रहे हैं दोस्तों, शुरू। फिल्म के नायक ये हैं, ठीक है। ओके, गरम हवा। Shalim Mirza, a shoe manufacturer in Agra, increasingly finds himself a stranger amid मतलब मध्य में, ठीक है, the people he has lived with all his life, he feels lost in the emerging reality after partition. Okay, his business suffers and a refugee from the other side of partitioned India occupies his ancestral dwelling. His daughter too has a tragic end. He believes that things would soon be normal again. सलीम मिर्जा जो एक शू मैन्युफैक्चरर हैं, वो क्या कर रहे हैं, आगरा में रहते हैं बेसिकली, और अपने आप को इस एक स्ट्रेंजर पा रहे हैं उन्हीं लोगों के साथ, जिन्हीं लोगों के साथ उन्होंने अपने अपना जीवन मतलब जीवन बिताया था, उसी जगह पे, उसी जगह पर जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन बिताया था, बचपन बिताया था, लोगों के साथ मिला था। वो अभी वहाँ पर क्या लगा, मैं वहाँ पर उन लोगों के बीच, उस जगह पे मैं जो रह रहा हूँ, मैं वहाँ पर स्ट्रेंजर हूँ, फील कर रहा है, ठीक है, उन लोगों के साथ रहकर। वो जो पार्टीशन के बाद रियलिटी कि अब पाकिस्तान उनका नहीं है, अब वो उनको वहाँ के लोग नहीं, आपको उनको इंडिया जाना पड़ेगा, ठीक है, ये उनको बेसिकली बहुत हर्ट कर रहा था, ठीक है, चुभ रहा था। उनका बिजनेस सफ़र करता है, ठीक है, उनका एक रिफ्यूजी जो मतलब बेसिकली इंडिया से पाकिस्तान जाते हैं, उनके उनके जो पुरखों के जो ड्वेलिंग मतलब जहाँ पर लेते हैं, ठीक है, उस पर वो लोग वो कब्जा करके बैठा है, ठीक है। अब उनके डॉटर की भी बहुत दर्दनाक मौत हुई है। फिर भी वो यही होप करते हैं कि सब सिचुएशन जो ये जो प्रॉब्लम हो रही है, सिचुएशन नॉर्मल आएगा, वो फिर से पाकिस्तान में आराम से शू मैन्युफैक्चर का काम, मतलब जूता बनाने का काम, मूची का काम अच्छे से कर पाएंगे, ऐसा वो होप करते हैं। देन नेक्स्ट सीन, बट मेनी ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड टू मूव टू पाकिस्तान। ओके, सलीम इज टोन बिटवीन एन सॉरी, वो लोग इंडिया पे रहते थे, पाकिस्तान से एक रिफ्यूजी आके वहाँ के रहे, वहाँ उनके एंसेस्टर ड्वेल में रहता रखे। अच्छा, बट उनके ज़्यादातर फैमिलीज क्या करते हैं, डिसाइड करती है पाकिस्तान चले जाते हैं। सली इज थ्रोन आउट बिटवीन एन इम्पल्स टू मूव आउट टू पाकिस्तान एंड एन आउट टू स्टे बैक। सलीम के अंदर में इस सेंसेशन की ये चाहत से ही वो मतलब बिखर जाता है कि उन्हें यहाँ छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ेगा, ठीक है।
और एक आर्ट होती है कि इच्छा होती है कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रह जाऊँगा, मुझे जाना नहीं है, पर वो कुछ कह नहीं पाते कि फैमिली लोग सारा सब लोग जाना चाह रहे तो वो क्या कहेंगे ना. सो a decisive moment comes when Shalim witnesses a student's procession demanding fair treatment from the government. एक ऐसा डिसीजन लेकर मोड़ होता है कि जाना है ये रहो, जाना है ये रहो. ऐसा मूवमेंट आता है जब एक स्टूडेंट प्रोफेशन कर रहे होते हैं, डिमांड करते हैं कि हमें एक सम्मान चाहिए, हमें फेयर ट्रीटमेंट चाहिए गवर्नमेंट से. ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग नहीं चाह रहे तो हम लोग कैसे वो हमें कैसे डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक प्रोफेशन जो स्टार्ट हुआ, वो गवर्नमेंट के विरुद्ध डिमांडिंग पे, ठीक है. तब उनके सामने एक डिसीजिव मूवमेंट है. लेट्स सी. His son सिकंदर हैज ज्वाइंड द प्रोफेशन. ओके, प्रोसेशन. उनके जो बेटे थे, उनके बेटे का नाम था सिकंदर. सलीम मिर्जा के बेटे का नाम था सिकंदर. वो उस प्रोसेशन में ज्वाइन करते हैं और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. We want justice, we want fair treatment, ठीक है, like that. So can you imagine what Major Salim D finally did? क्या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं उन्होंने फाइनल डीड क्या किया? What do you think would have done in these circumstances? आप क्या करते हैं इस प्रॉब्लम में, ठीक है. बोला गया बेसिकली कुछ नहीं है, बस ये आपको सेम एक ऐसा ही जो पोम हमने कल पढ़ी थी, ठीक है, कसरी नफशी, उसी का बाद, ठीक है. ओके, लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा 2 मिस्टेक्स हुए थे, मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया, आप लोग चेक करके आना, ठीक है. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं अभी. ये फिल्म 1973 बनाई गई थी. डायरेक्टर थे एम एस सत्ताऊ. स्क्रीन प्ले थे कैफी अमजमी. एक्टर्स थे बलराज साहिनी, जलाल अग्गा, फारूक शेख, गीता, सिद्धार्थ. जस्ट अ फिल्म, यू जस्ट नो द पेन ऑफ पार्टीशन, दैट्स फाइन. कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, ठीक है. बट मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने जस्ट कहा है, आ गया है तो मुझे बच बताना. CBSE लोग मत कहना, ठीक है, तुम लोग को तो कुछ भी आता है. ओके, अब पढ़ते हैं द फादर ऑफ द नेशन हु जस्ट, मतलब ट्रूथ के लिए सत्याग्रह को सपोर्ट करते थे बेसिकली. उनके बारे में जानते हैं, उनका सेक्रीफाइस को जानते हैं, ठीक है. बेसिकली इतना पढ़ के तो हमको पता नहीं चलेगा, बट जो भी चलेगा थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं. ऑन महात्मा गांधी सेक्रीफाइस. ओके, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. मैंने अपने हिसाब से आइडिया बोला है, आप लोग एकदम मुझे भगवान मानकर बना पर के कुछ भी मान जाना, ठीक है, ठीक है. On the 15th August 1947, Mahatma Gandhi did not participate in any of the Independence Day celebrations. Okay, he was in Calcutta in the years which were torn by gruesome riots. ठीक है, ओके, बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. व्हाट मीनिंग्स लास्ट में बताऊँ, ठीक है. सो क्या होगा 15 अगस्त 1947 में, जहाँ पर इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन एकदम जोरदार से होता है. इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह पर बोल सकते हो. उनका तो हो गया, बट ये मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं. इंडिया में बेसिकली जो चल रहा था, बेसिकली गांधी उस टाइम उस सेलिब्रेशन पे नहीं थे, वो उसको पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो कहीं और होते हैं. कहाँ? कलकत्ता में. वो उस एरिया में देखते हैं कि जो मतलब एकदम बिखर, मतलब फट गया एकदम, मतलब टूट पड़ा है. उसमें बहुत खतरनाक तरीके से फाइट जो हो रही है हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच, वो इस मुस्लिम्स के बीच वो उसे विटनेस करते हैं, ठीक है. He was saddened by the communal violence and disheartened that the principles of ahimsa, non-violence, okay, and satyagraha, active but non-violent resistance that he had lived and worked for, had failed to bring the people in troubled times. Okay, करेक्ट. तो वो बहुत दुखित हो जाते हैं ये जो जाति पात का वायलेंस देख कर, ठीक है. और वो मतलब बहुत डिसहार्डन हो जाते हैं, मतलब डिसहार्ड हो जाते हैं, मतलब बहुत हर्ट फील करते हैं, बहुत दुख हो जाते हैं, ठीक है. ये देखकर जो अहिंसा, मतलब किसी पर वायलेंस नहीं करना है, किसी पर अत्याचार नहीं करना है, इसका जो आदर्श है टूटते हुए देखकर एकदम एक्टिव तरीके से हमें किसी को रोकना है, बट वायलेंस पे नहीं जाकर. ये सत्याग्रह का मीनिंग है. तो इन आदर्शों को टूटते देख हमारे महात्मा गांधी बहुत दुखित होते हैं, वो सोचते हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है. देन और वो से जो मैंने इतने होल लाइफ मैंने इतना प्रीच किया, इस खतरनाक इस दर्द टाइम पे ये फील हो गया. ये मतलब ये जो खतरनाक टाइम है उसमें लोगों को साथ नहीं ला पाया ये प्रिंसिपल्स, वो ये सोचते हैं, ठीक है. गांधी वेंट ऑन टू परस्यूड द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस. गांधी जी मतलब शुरू हो जाता है कि लोग मतलब शुरू करते हैं कि लोगों को बिलीव कराना, परस्यूड कराना कि देखो लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहने से ही हम अपने देश को और अपने आप को अच्छे से रख पाएंगे, ये करके वो बोलते हैं, ठीक है. तो his presence in Calcutta greatly improved the situation. The coming of independence was celebrated in a spirit of communal harmony with the joyous dancing in the streets. Gandhiji's prayer meetings attracted large crowds.
But this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again, and Gandhiji had to restore to a fast to bring peace. Mm. Okay. हम्म, उनका जो कलकत्ता में प्रेजेंस है वो सिचुएशन को ग्रेटली इंप्रूव करता है, ठीक है, जो मतलब इतना बुरा सिचुएशन था उसको वो सही में ला पाते हैं, ठीक है। और जो कमिंग इंडिपेंडेंस है वो बेसिकली एकदम मतलब जाति पात खुशियों में सेलिब्रेट किया जाता है, सब लोग मिलजुल के सेलिब्रेट करते हैं कोलकाता में, एकदम मतलब खुशी तरह से डांस कर रहे हैं रस्तों में, मजे कर रहे हैं, लाइक दैट, ओके। बट गांधी जी का जो प्रेयर मीटिंग्स भी जो थी वो उस टाइम जो वहाँ पर कर रहे थे सब कुछ ठीक होने के बाद, वो भी लार्ज क्राउड्स को इंकरेज कर रही अट्रैक्ट कर रही थी। बट ये शॉर्ट लिव था, शुरू हो गया फिर से कम्युनल राइट्स, दो जाति के बीच दोनों फिर से मारपीट करने लगे, ठीक है। और गांधी जी को एक और बार उन्होंने फांस लिया, पहले फांस लगे ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने एक और बार फांस लिया इस पीस लाने के लिए, ओके। Someone is coming, let me stop, okay, okay, let me start, okay. नेक्स्ट मंथ गांधी जी मूव टू दिल्ली वेयर लार्ज स्केल वायलेंस हैड इरप्टेड। नेक्स्ट मंथ वो क्या करते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं जहाँ लार्ज स्केल वायलेंस हो रहा था, ठीक है, मारपीट दंगे हो रहे थे, और ठीक है। और ही वॉज डीपली कंसर्न अबाउट एंश्योरिंग दैट मुस्लिम शुड बी अलाउड टू स्टे इन इंडिया विद डिग्निटी एज इक्वल सिटीजन्स, ओके। वो बहुत ही इस चीज़ से कंसर्न थे, बहुत इसको सपोर्ट करते थे कि मुस्लिम को बेसिकली अलाउ करना चाहिए कि इंडिया में वो एकदम सम्मान से रहें, जो हिंदू से उनके साथ इक्वल सिटीजनशिप का राइट मिले, ऐसे करके वो मतलब जिसको सपोर्ट करते थे, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो कंसर्न अबाउट द रिलेशन विद इंडिया मुस्लिम, वो इसी चीज़ पर भी चिंता देते कि इंडिया का रिलेशन, इंडिया में जो हिंदू और मुस्लिम का, सॉरी, इस चीज़ से भी वो कंसर्न थे, जो रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान में, तो वो जैसे इंडिया और पाकिस्तान को मिलजुल कर रहना चाहिए, तो वो इस चीज़ को भी सपोर्ट करते थे, चिंता करते थे कि क्या हुआ क्या नहीं। He was unhappy with what he saw in as the Indian government's decision not to honor its. Okay, sorry, listen. Hmm. He was also concerned. Um, he was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitments to Pakistan. Okay, वो इसी से भी खुशी नहीं थी कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो कमिटमेंट बनाया था पाकिस्तान को लेकर कि हम लोग ऐसा पैसा देंगे, फाइनेंशियल जो कमिटमेंट्स बनाए थे कि पैसा इतना देंगे, इतना जो जरूरत पड़ेगा, वो नहीं मान रही है, ठीक है, वो नहीं दे रही है, उसको सम्मान नहीं कर रही उस प्रॉमिस को, इसको वो दुख लग रहा था, ठीक है। सो with all this in mind, he had to give what turned out to be his last fast in February 1948. So इस सब को अपने माइंड में लेकर वो अपना लास्ट फास्ट लेते हैं, मतलब लास्ट उपवास रखते हैं वो, जो है मतलब उनको वो लास्ट तो नहीं, लोग इस सोच को तो नहीं लगता कि लास्ट में ले रहा हूँ, मतलब वो फास्ट जो लेते हैं वो उनका अल्टीमेटली लास्ट फास्ट बन जाता है, मतलब एक जस्टिस को लाने के लिए, क्योंकि उसके बाद उनका डेथ आता है, ठीक है, सबको पता है ना। इन जनवरी 1948, ओके। उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व होता है, अब पढ़ेंगे हम लोग। एज इन कलकत्ता ही इज फास्ट हैड ए ड्रामेटिक इफेक्ट इन गुवाहाटी, जैसे ही कलकत्ता में जैसे उनका फास्ट ने एक इंप्रूवमेंट लाया था, वैसे ही दिल्ली में उनका फास्ट ने भी बहुत एक खतरनाक ड्रामेटिक इफेक्ट लाया था, मतलब ये सॉल्व हो गया था प्रॉब्लम, ठीक है। कम्युनल टेंशन एंड वायलेंस रिड्यूस्ड, वही जातिवाद टेंशन जो अत्याचार थे वो रिड्यूस हो गए। मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली, एक से रुकना। सो एक्चुअली तो मैं अपने घर से क्लास कर रही हूँ, तो मतलब घर के लोग थोड़ा से बात कर रहे थे, इसलिए मैंने रोक दिया, ओके। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ रहे थे, गांधी जी कोलकाता के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिल्ली में गए, ठीक है। दिल्ली में जाकर उन्होंने सेम चीज़ें देखी, उन्होंने कोशिश की, उन्होंने वो चिंता में पड़ गए कि कैसे ही हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट मतलब मुस्लिम लोगों को, मतलब वो इस चीज़ को सपोर्ट करने लगी कि मुस्लिम लोगों को भी सेम इक्वल सिटीजन का राइट मिलना चाहिए, ठीक है। और जो रिलेशनशिप का स्ट्रेंस है उस चीज़ को लेकर वो चिंता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वो अच्छा होना चाहिए, वो ये सपोर्ट कर रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट जो मतलब डिसऑनर कर रही थी अपने खुद के कमर्शियल फाइनेंशियल कमिटमेंट को पाकिस्तान को लेकर, वो इससे बहुत दुखित थे, ठीक है, अनहैप्पी थे। सो दिल्ली के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपना फास्ट, जो लास्ट फास्ट उनका बन जाता है जनवरी 1948 में, ठीक है। जैसे कि कलकत्ता में उनका फास्ट एक खतरनाक इफेक्ट लगा, उसको स्टॉप करता है बेसिकली कलकत्ता में राइट्स को, वैसे ही दिल्ली में हुआ कि उसको स्टॉप करवा दिया, ठीक है। जो जातिवाद टेंशन थे, वायलेंस थे, वो क्या हो गए थे, घट गए थे, ठीक है। बात ये है, मुस्लिम्स ऑफ दिल्ली एंड सराउंडिंग एरियाज को सेफली रिटर्न टू देयर होम्स, जो मुस्लिम इसके बस क्या हुआ, मुस्लिम जो दिल्ली के थे वो सेफली अपने घर जा पाए, ठीक है। और
आसपास के जो एरियाज के जो भी मतलब लोग भी थे, दिल्ली के आसपास के जो एरियाज, वो भी मुस्लिम लोग वो पाकिस्तान जा पाए, ठीक है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्री टू की पाकिस्तान एड्यूस, इंडिया भी मतलब इंडिया की गवर्नमेंट भी एग्री हो गई कि जो भी इसके बाकी जो भी चीज़ें बाकी हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट जो भी चीज़ बाकी है वो दे देगी, ठीक है। ओके, गांधी जी सेक्शंस वेर हाउएवर नॉट लाइक्ड बाय ऑल, सब पसंद नहीं करते थे उनके कामों को, सब उनके कामों को उतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स में जा रही हूँ, जैसे कि हम लोग के रेस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, ठीक है, राजगुरु हो गए, इन लोगों का जो मतलब बेसिकली जो इन लोगों को फांसी चलाई गई थी, इन इन लोगों को मतलब बेसिकली गांधी जी चाहे तो रोक पाते, ठीक है, ऐसे लोग कहते हैं। सो कुछ लोग ऐसे मानते थे। तो जब वो मतलब उनका फांसी के बाद कुछ जगह गए तो लोग उनको ब्लैक फ्लावर देते हैं और उनको बहुत मतलब नफरत करते हैं कि आपने क्यों नहीं किया। सो ऐसा होता है, कुछ लोग पसंद नहीं करते थे, ठीक है, बात मैंने दी। सो दिस आर द थिंग्स। यहाँ पे भी कुछ लोग भी उनको पसंद नहीं करते, इसका मतलब ये बोला कि कौन कौन लोग पसंद नहीं करते, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताया। एक्सट्रीमिस्ट जो बताया ना क्या होता है। एक्सट्रीमिस्ट जो मतलब अपना जो एम है, जो चीज़ है वो पाने के लिए वायलेंस पे चले जाते हैं, ये बम बारूद करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों ही कम्युनिटीज में थे, हिंदू मुस्लिम्स दोनों ही ब्लेम करते थे कि हमारा जो बुरा कंडीशन है इसके दाय आप है, ठीक है। Despite this, he continued to meet everyone during his prayer meetings. इसके अलावा भी वो जो भी कोई उनसे मिलने आता था वो प्रेयर मीटिंग्स में उनसे बात करते थे, ठीक है। एक सेकंड, फिर से भैया है, सॉरी। ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो बात फिर है ये की है, डिस्पाइट दिस, इसके अलावा भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं सब प्रेयर मीटिंग सबसे मिलने के लिए, ठीक है। फाइनली ऑन 30 जनवरी 1948 वन सच एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, नथुराम विनायक गॉडसे, नाम याद रखिएगा, worked up to Gandhi ji during his evening prayers in Delhi and fired 3 bullets, ठीक है, at him, killing him instantly, मतलब उसी के बाद वो मर गए, ठीक है, इंस्टेंटली उसी के 3 गोली लगने के बाद। Thus ended a lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance, ठीक है। फाइनली क्या हुआ 30 जनवरी 1948 में, क्योंकि वो प्रेयर मीटिंग सबसे मिलता था ना, तो जब वो बेसिकली जब अपने इवनिंग प्रेयर मीटिंग के लिए दिल्ली में जा रहे थे, नथुराम विनायक गॉडसे की एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे वो, उन्होंने उनको क्या किया, मार दिया 3 गोली, और उसी जगह उसी टाइम उनका ऑन स्पॉट डेथ हो गया, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने क्या, नथुराम विनायक ने क्या किया, एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल जो था ट्रूथ के लिए, मतलब सच्चाई के लिए, अहिंसा के लिए, ठीक है, और जो बेसिकली जस्टिस के लिए, सहन के लिए, वो जो उन्होंने स्ट्रगल की थी कि हमें ऐसे करके चलना चाहिए, आदर्शों पे चलना चाहिए, वो लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल खत्म कर दी, ये बात थी। दिस इज द महात्मा गांधी सेक्रीफाइस टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक, आप इसे याद रख सकते हो। एक टॉपिक मेरा डिवीजन नहीं करा है, मैं लास्ट में कराऊँ डूके। अभी मैं फटाक से गवर्नमेंट का अप्रोच का कंप्लीट करती हूँ, जो हम उस दिन रोक दिए थे ना। क्या पड़ा था, जो तब तक की एंट्रिंग गवर्नमेंट थी वो क्या लेती है, वो एक रेस्पेक्टेड स्टेप लेती है कि कैसे ही हम लोग कैसे ही उसको डिवीजन को है जो हो सकता है स्मॉल स्मॉल आदर्श में अलग अलग साइजेस में उसको रोक देंगे, जिसको मुस्लिम लीग बोलते हैं, नहीं ये ऐसा मत करो, जिसका जो ऐसा ये गलत है, जो 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 जहाँ रहना चाहता है करने दो, जिसको आज़ाद रहना, जो जिसको जो जहाँ ज्वाइन करना चाहता होने दो, वो इस चीज़ को करते हैं। बट नहीं, हमारी इंडियन गवर्नमेंट नहीं करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, इंडिया के पहले होम मिनिस्टर, वो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले थे पार्टीशन में, एकदम स्किलफुल पार्टिसिपेशन सबको साथ में लाते हैं। अलग अलग स्टेट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं, ईजी नहीं था, बहुत डिफिकल्ट था। तो गवर्नमेंट अप्रोच मतलब गवर्नमेंट कैसे किस चीज़ से डील करती है, तो अप्रोच क्या था, बहुत सिंपल अप्रोच है, 3 अप्रोच है, देखते हैं, ठीक है। The government's approach was guided by 3 considerations. Firstly, the people of most of the princess states clearly wanted to become part of the Indian Union. Secondly, the government was prepared to be flexible in giving autonomy to some regions. The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the regions. Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the context of our demarcation of territory, the integration and consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. Okay, पढ़ लिया मैंने, जीत लिया दुनिया को। ओके, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जो गवर्नमेंट का जो डील सिचुएशन से डील करना था वो 3 चीज़ों को महत्व दे के था, ठीक है। पहला चीज़ कि जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग थे वो चाहते थे कि हमें इंडिया का पार्ट बनना है, ठीक है। इंडिया इज सेफ फॉर अस, इंडिया इज गुड फॉर अस, ठीक है, हमें वहाँ उनका पार्ट बनना है, इंडिया हमारे लिए अच्छा होगा। प्रिंसली स्टेट्स के रूलर, प्रिंसली स्टेट्स के लोग ऐसे मान चाहते थे, ठीक है। दूसरा
सेकेंडली जो हमारा गवर्नमेंट है वो भी एकदम रेडी थी कि हम लोग ऐसा अप्रोच मानेंगे, ऐसा नहीं हम लोग सशक्त करेंगे कि हमसे ज्वाइन करो, हमारे साथ ज्वाइन करो। हम एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहेंगे, ठीक है। अगर वो लोग ज़्यादा मतलब नहीं मान रहे तो हम उनका भी थोड़ा सुने, उनका भी थोड़ा मान लेंगे, हमारा भी थोड़ा मानने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। ऐसी पावर देने को लेकर कुछ रीजन्स में, ठीक है। वो रेडी थी कि वो क्या थी, वो उनका आइडिया बेसिकली ये था कि प्लूरलिटी है, प्लूरल मतलब क्या, एक से ज्यादा ना, तो मतलब अपने अकोमोडेट मतलब अपने पास लेना। तो क्या एक के साथ एक या एक से ज्यादा प्रिंसेस स्टेट्स लेते रहे। ये उनका बेसिकली आइडिया था और एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाया था। मतलब जो भी वो लोग कहेंगे हम सुन लेंगे, थोड़ा कुछ मांगेंगे तो दे देंगे, ठीक है। क्या मांगे, थोड़ा सा तो राइट ही मांगे, थोड़ा सा राइट दे भी देंगे, क्या, ठीक है। क्या होता है इन डीलिंग विद डिमांड्स ऑफ द रीजंस, उनके डिमांड से जब डील करेंगे, कुछ मांगेंगे तो दे देंगे, बच्चे तो है, दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसा कुछ, ठीक है। थर्डली पार्टीशन के, ऐसा कुछ नहीं, मतलब जस्ट फॉर मैंने आपके ब्रेन में घुसने के लिए। ओके, पार्टीशन के बैकड्रॉप में अगर हम लोग पार्टीशन के पीछे जाएं तो हम लोग देखते हैं, हमें फोकस लगता है एक इशू पे कि हमें सीमांकन करना है, इंडिया के टेरिटरी बनाने हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है, टेरिटरी बाउंड्रीज को कॉन्सोलिडेट करना है नेशन को, वो इम्पोर्टेंस लेता है तब से ही, ठीक है। तब से ही इम्पोर्टेंस लेता है, ओके। और अभी भी इम्पोर्टेंस है। तो इस चीज़ को भी थर्ड में गवर्नमेंट अपने इस चीज़ को भी डील करना है कि हमें सीमांकन तो अच्छे से करना ही है, इंडिया को अपना ही बनना है, बिखरे 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 नहीं रखना है, ठीक है। बात ये है, ओके। बिफोर 90 अच्छा थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा सा। Before 15 August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the near new boundaries of India into the Indian nation. तो आज़ादी के दिन के पहले मतलब क्या हो रहा था, बेसिकली जो शांतिपूर्वक बातचीत चल रही थी, एक दूसरे का सुना जा रहा था, ठीक है। वो कंटिन्यू हो रहा था उस सब स्टेट्स का जो टेरिटरी हमारे इंडियन टेरिटरी के बहुत पास थी, इंडियन यूनियन की टीम में वो जो एरियाज थे हमारे इंडियन यूनियन के बहुत पास थे, उनकी जो बेसिकली क्या थे, स्टेट्स के जो मतलब लोग थे, मेन मेन लोग थे, उनसे बातचीत मतलब चल रही थी कि हम लोग एक साथ रहेंगे, साथ रहेंगे। The rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession. Instrument of Accession बेसिकली क्या है, जैसे साइन करके आप इंडिया यूनियन के पार्ट बनते तो कुछ कुछ रूलर्स तो उसके पहले ही मतलब पार्टीशन के पहले ही मानते थे कि ठीक है हम लोग इंडिया के साथ ही रहेंगे पार्टीशन होने के बाद, ठीक है। which meant that the state agreed to become a part of the union, जो मैं बता रही है कि इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाएगा, वो इसे साइन कर दे तो कुछ लोग तो साइन कर लेते हैं इसको, बट 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 accession of the princely states of Junagadh, present गुजरात, ओके, उसी गिरनार गुजरात, उसी एरिया उसी एरिया में है, ठीक है, गुजरात जगह, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर प्रूव्ड मोर डिफिकल्ट इन द रीस्ट। ये जगह थोड़े पागल थे, रूलर्स थोड़े पागल थे, नहीं ना ही तो मतलब नहीं, नो मीन्स नो, ओके। वो एक जनरल बोलती ना, लड़की का नो मतलब नो होता ही, वो मतलब वो होता है, क्या क्या बोलती है वो। तभी उनका भी मतलब उनका सिंपल एक था कि नहीं होंगे तो नहीं होंगे, दैट्स माय, ओके। द इश्यू ऑफ जुनागढ़ का जो प्रॉब्लम था बेसिकली, जुनागढ़ उसका जो प्रॉब्लम था वो एक प्लेबिसाइट मतलब रेफरेंडम के जैसा लोग वोट करते हैं और उसी वोट के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ या ना वोट में करते हैं, वो उसी हिसाब से होता है। तो एक प्लेबिसाइट हुआ और जिसमें लोगों का डायजर पूरा दिखा गया कि वो हम लोग इंडिया से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। एक्सेंट, ओके। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, सुनो। ओके, ओके। सो वहां पर क्या होता है, एक वोटिंग के बाद ये चीज प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी, ठीक है। बट बट प्रॉब्लम रहती है हैदराबाद, मणिपुर सबकी, कश्मीर की, जस्ट किडिंग। तो चलो पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट लुक एट द केसेस ऑफ हैदराबाद मणिपुर, हैदराबाद मणिपुर का यहाँ डिस्कस किया है, कश्मीर का आपका चैप्टर 8 में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, पेज नंबर न्यू एडिशन अगर आपका होता है फिर से तो पता नहीं, बट पेज नंबर देखो, यहाँ पर निजाम का पिक्चर दिया गया, ठीक है। और आपके ये सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथ खड़े हैं का फोटो दिया गया, ठीक है। ओके, हैदराबाद का प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। हैदराबाद का प्रॉब्लम देखते हैं अब, हैदराबाद में क्या हो रहा है, यस।
सो मैंने उस दिन कहा था कि मैं आपको मणिपुर टॉपिक्स भी कंप्लीट करूँगी, मतलब बट अभी ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, ठीक है। मैं ये सेशन एक्चुअली रात में कर रही हूँ, तो मैं अभी ये हैदराबाद में खत्म करती हूँ, और कल हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर का, ठीक है। मणिपुर का भी बहुत मज़ा है, बट अभी जो मज़ा आएगा ना, वो अपन क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। Okay. Hyderabad, the largest of the princely states, was surrounded entirely by Indian territory. Some parts of the old, अच्छा, इसके पहले एक चीज़ सरदार वल्लभ का लेटर जो है प्रिंसली ब्लड उसको बता देती हूँ कि यू आर एट ए मोमेंटिया स्टेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का जो हिस्ट्री है, जो मतलब इन्हें जो इतिहास में, उसमें हम लोग ऐसे स्टेज में खड़े हैं जैसे मूवमेंट से भरा, एक एक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे मूवमेंट में स्टेज में खड़े हैं, ठीक है। वो लेटर प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को लिख रहे हैं 1947 में। बाय कॉमन इंडिवर, अगर हम लोग एंडिवर मतलब अटेम्प्ट, अगर हम लोग सब लोग साथ मिलकर अटेम्प्ट करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रीज वी कैन रीच द कंट्री विद टू ए न्यू ग्रेटनेस व्हाइल लेक ऑफ यूनिटी विल एक्सपोज अस टू अनएक्सपेक्टेड क्लाइमेटीज। अगर हम लोग साथ रहे तो हम कंट्री को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, लेकिन ग्रेटनेस तक ले सकते हैं। पर अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग अलग अलग रहें तो हम कंट्री को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सब बिखर जा सकते हैं, मतलब नष्ट हो सकते हैं, और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को फेस करेंगे हम लोग अगर हम लोग अलग अलग रहे, ठीक है। I hope the Indian states will rise fully, that we do not cooperate and work together in the general interest. Um, Anarchy and chaos will overwhelm us all, great and small, and lead us to the total ruin. Okay. आई होप कि इंडियन स्टेट्स के रियलाइज करेगी पूरी तरीके से, अगर हम लोग कॉपरेट नहीं करते हैं, साथ में नहीं काम करते हैं एक ही इंटरेस्ट में, एक ही नॉर्मल इंटरेस्ट में, कॉमन इंटरेस्ट पे, तब क्या होगा, झगड़े, ठीक है। एनआरकी मतलब चाउस, झगड़े और चाउस दोनों बात सेम है, ठीक है। घूम फिर के जो चाउस है, झगड़े हैं, ये जो भेदभाव है, ये हमको और भर लेगा, और हमें मतलब नष्ट कर देगा, और हमें क्या कर देगा, हमें अंधा बना देगा झगड़ों में, प्लस छोटा हो या बड़ा, बहुत बड़ा ड्यून पे ले जाएगा, ठीक है। हमको पूरी तरह से ड्यून करेगा, तो छोटे तरीके से या बड़ा तरीके से पूरी तरह से हमें ड्यून करेगा, नष्ट करेगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट द हैदराबाद एंड वी फिनिश इट, ओके। एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी यहाँ पर इंट्रो है, वो दे देती हूँ, और रिविजन भी होगा, डोंट वरी, एक रिविजन बाकी रहेगा ना, ओके। 1875 में उनका जन्म होता है, और 1950 में उनका डेथ होता है। मे बी दिस इज ऑल्सो टाइम पीरियड ऑल्सो ऑफ हिज लाइफ, ओके। बेसिकली ये जो है, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, ठीक है। इनका ये जन्म है या डेथ, पर मतलब वर्किंग टाइम, आई थिंक जन्म है ये, ठीक है, जन्म डेथ है, जन्म ही है, ओके। लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट है, ये फ्रीडम मूवमेंट के लीडर थे, मैं सिंपल बता दे रही हूँ, सिर्फ कुछ फैक्ट्स हैं कि वो आज़ादी की मूवमेंट के लीडर थे, ओके। महात्मा गांधी के आदर्शों के फॉलोअर थे, उनको फॉलोअर भी करते थे, मतलब हमारे इंडिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे वो इंडिया के, ओके, आज़ाद इंडिया के। देन वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रिंसली स्टेट्स को साथ लाने में, हमने पढ़ा ना कल, इंडिया के साथ लाने में, और वो क्या बोलते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ के मेंबर भी बनते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वो इंपॉर्टेंट मेंबर थे, ओके। देन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर भी वो मेंबर बने, जो मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर जो कमिटीज़ थी, उसके इंपॉर्टेंट मेंबर बने वो। माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो कमिटीज़ थी उस पर बने, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन उस पर जो कमिटीज़ थी उसके मेंबर बने, तो दिस आर द थिंग्स एक्सेट्रा, ओके। यू जस्ट नो 2-3 पॉइंट्स या 4-5 पॉइंट्स, ओके, जस्ट फॉर नॉलेज, मे बी कम यहाँ से आने के चांस हैं, ठीक है। अब हैदराबाद का पढ़ लेते हैं, देन वी विल फिनिश अप इस तरह। अब पढ़ेंगे खतरनाक टॉपिक हैदराबाद, ओके। Hyderabad, the largest of the princely states, was surrounded entirely by Indian territory. Okay, some parts of the old Hyderabad state are today parts of Maharashtra, Karnataka, and Andhra Pradesh. Its ruler carried the title Nizam, and he was one of the world's richest men. नाम उनका मीर उस्मान अली खान है, okay. The Nizam wanted an independent status for Hyderabad. He entered into what was called the Standstill Agreement with India in November 1947. For a year, while negotiations with the Indian government was going on. Okay, बातचीत मतलब ठीक है। तो बेसिकली हैदराबाद क्या था, एक लार्जेस्ट बेसिकली प्रिंसेस स्टेट्स में एक लार्जेस्ट प्रिंसेस स्टेट्स था, जिसपे बेसिकली क्या था, वो एंटायरली पूरा इंडिया से घिरा हुआ था, ठीक है ना, कि घिरा हुआ है ना, तो घिरा हुआ था। अब कुछ इसके ओल्ड हैदराबाद के जो ओल्ड हैदराबाद जो स्टेट थे, वो अभी टुडे प्रेजेंट डे कर्नाटका और हमारे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के पार्ट है, ठीक है, ओके। जो इसकी से जो रूलर है मीर उस्मान अली खान, वो एक टाइटल लेते थे कि मैं निज़ाम,
ठीक है, और वो वर्ल्ड में बहुत बड़े रिचेस्ट पर्सन थे, बहुत अमीर पर्सन थे, ठीक है। और जो निजाम था वो अपने लिए एक आज़ाद सिरा सजा कि हैदराबाद उसका खुद का है, वो रूलर है, बस तहसील वो ये चाहता था। पर हाँ, इंडिया के गवर्नमेंट के इस मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके इतने अच्छे से नेगोशिएशंस की वजह से वो क्या करते हैं, स्टैंड स्टील के एग्रीमेंट, मतलब कुछ वो उल्टा सीधा नहीं करेंगे, मतलब एकदम कुछ डिक्लेरेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब रुके रहेंगे, रुके रहेंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर लेंगे। इस एग्रीमेंट को वो साइन करते हैं वेस्ट इंडिया के साथ नवंबर 1947 में, और एक ईयर के लिए होता है, और बातचीत चलती रहती है, सुना सलाह मशवरा, मतलब बातचीत चलती रहती है, एक दूसरे को सुनना चला रहता है इंडियन गवर्नमेंट के साथ। ओके, in the meantime, a movement of the people of Hyderabad state against the Nizam's rule gathered force. The peasantry in the Telangana region in particular was the victim of Nizam's oppressive rule and rose against him. Women who had seen the worst of this operation joined the movement in large numbers. Hyderabad town was the nerve center of this movement. The communists and the Hyderabad Congress were in the forefront of this movement. The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as the Rajakars on the people, the atrocities and communal nature of the Rajakards knew no bounds. They murdered him. Okay, यहाँ तक बोली थी मैं। एक मीन टाइम में जो मतलब इस टाइम में क्या हो रहा था बेसिकली, एक पीपल लोग मूवमेंट कर देते हैं निजाम के रूल के विरुद्ध, मतलब निजाम अत्याचारी है उस रूल के विरुद्ध, ठीक है, हैदराबाद के स्टेट निजाम के रूल के विरुद्ध, और एक फोर्स मतलब बना लेते हैं उसके विरुद्ध, ठीक है। बेसिकली जो तेलंगाना रीजन था उस टाइम हैदराबाद में, वो लोग क्या करते जो पीजेंट्स थे वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं, और तो लोग भी जो मतलब वो पीजेंट्स जो निजाम के अत्याचार में दब गए हैं वो रोज होते हैं, और मतलब राइज होते हैं और प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं, उनमें ओवन भी पार्टिसिपेट करती है इस मूवमेंट में लार्ज नंबर्स में। हैदराबाद मतलब टाउन जो होता है बेसिकली हैदराबाद टाउन बहुत मेन सेंटर बन जाता है, ठीक है, इस मूवमेंट का। जो कम्युनिस्ट होते हैं, कम्युनिस्ट मतलब कौन, कम्युनिस्ट बेसिकली जब मैं बताऊंगी चैप्टर 1 एंड द एंड ऑफ बाइबलिटी में, कम्युनिस्ट ये लोग होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, सिंपल बता रही हूँ कि जो बेसिकली गवर्नमेंट जो ओन करती है, लोगों में इक्वलिटी लाती है, जब एक बार इक्वलिटी आ गई सब लोग ओन करेंगे, इसे बोलते हैं कम्युनिज्म। ओके, तो ऐसे ही जो आदर्शों के लोग थे कम्युनिस्ट, वो और जो हैदराबाद के कांग्रेस थे वो मूवमेंट के एकदम फोर फ्रंट मतलब लीड कर रहे थे, ऐसा सोच सकते हो। लेकिन निजाम क्या करता है, निजाम भी रुकता नहीं है। मिलिट्री फोर्स जो ऑफिशियली गवर्नमेंट थी, पैरामिलिट्री फोर्स जो इलीगली गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है, गुंडे डकैत जैसे, तो निजाम उसको छोड़ती है, जिनको रजाकार्स बोलते हैं बेसिकली, नाम है ये उन लोगों का। वो उन लोगों को मारने के लिए भेज देती है उस फोर्स पैरामिलिट्री फोर्स को। अत्याचार और कमी जातिपात का नेचर जो रजाकार्स था वो कोई बाउंड ही नहीं जाता, तो बच्चे हैं, हिंदू है ना, बच्चे हैं, क्या बोलते हैं ये बच्चे हैं पीजेंट्स के ना, मारो। और वो ये कम्युनिस्ट के सपोर्टर है ना, उनके वो है मार दो, सब ऐसा मतलब कुछ बाउंड नहीं था, ठीक है, उनका बस पकड़ लिया, समझ लिया, हो गया, ठीक है। और बेसिकली हम लोग देखेंगे नॉन मुस्लिम्स भी ऐसे ज़्यादा चलता, ठीक है, कि दे मर्डर्ड, मार देते थे, हाथ पैर धोते थे, रेप करते थे, लूटते थे, ठीक है। पर्टिकुलरली जो नॉन मुस्लिम्स है उनको टारगेट करते, मैं थोड़ा जल्दी करूँ, ठीक है, मतलब बिना पढ़ के बोल रही हूँ, जल्दी क्या बोल रही हूँ, डायरेक्ट बिना पढ़ के, कि जो नॉन मुस्लिम्स थे उनको मर्डर कर रहे थे, ठीक है, मार रहे थे, हाथ पैर तोड़ दे रहे थे एकदम, मतलब रेप कर रहे थे, औरतों का लूट मार कर रहे थे, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टेकल द सिचुएशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या ऑर्डर करना है, पर आर्मी को भेजना पड़ेगा, जाओ सिचुएशन को सॉल्व करो, ठीक है। और इन सेप्टेम्बर 1914 इंडियन आर्मी कंट्रोल निजाम के फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए चली जाती है। ओके, एक फ्यू डे की इंटरमीडिएट मतलब पीरियडिक फाइटिंग के बाद निजाम के सरेंडर करता है, मतलब हाथ उड़ा देखिए, सरेंडर करता हूँ मैं माफ करता मैं मुझे मैं माफ को तो मैं आने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ये इतना सच है बतानी, मेरी मैम ने ऐसे बोला था, आई एम नॉट श्योर, ओके, दिस इज नॉट ही सेड, आई थिंक सो, बट मतलब वो सरेंडर के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, वो मतलब हाथ मतलब वो रुक जाता है, मैं हार मानता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। दिस लेड टू हैदराबाद सेसेशन टू इंडिया। ये हैदराबाद को क्या करता है, इंडिया में क्या करता है, जरा देता है, ठीक है, इंडिया साइंस में वो साइन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो बात मैंने बताई इसको इतना सीरियसली मत लेना, शी जस्ट आई थिंक एक्सप्लेन करने के लिए बोला था, ऐसा थोड़ी करेगा, वो ऑफिशियली सरेंडर किया है यहाँ पर। ओके, बात ये है, तो मैंने कहा ऐसे बताऊंगी ये याद रहेगा ना, गाना गा के बोलते हो याद रह जाएगा ना, कि हैदराबाद सबसे लार्जली प्रिंसली स्टेट शुरू था, जिसमें था एक राजा जिसका नाम था मीर उस्मान अली, सबसे रिच था, हैदराबाद के लिए इंडिपेंडेंस रस मांगता था, बट बट
स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन किया, इंडिया की नेगोशिएशंस भी कंटिन्यू रखे, ठीक है। मीन टाइम में पीपल लोग प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, पीजेंट्स, औरतें, कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस प्रोटेस्ट करने लगी। हैदराबाद टाउन नव सेंटर बन गया, पॉइंट्स बोल रही हूँ, नव सेंटर बन गया, ठीक है। निजाम भी रुकता नहीं, पैरामिलिट्री फोर्स भेजता है, राजा कार्ड्स बोलते हैं। उन लोगों का अत्याचार कोई बाउंड्स नहीं जानता था, नॉन मुस्लिम्स मेन टारगेट थे, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के फोर्सेस के इंटरमीडिएट फाइटिंग के बाद प्रॉब्लम होता है सॉल्व, ओके। निजाम करता है सरेंडर, और इंस्टीट्यूशन साइन होता है। डेट्स तो मैं बता दूंगी नोट्स में, पर मैंने गाना क्या बताते, ठीक है, दिस थिंग्स। तो ये बेसिकली इंटीग्रेशन का जो रिवीजन था वो सिंपली ये था कि ब्रिटिश इंडिया को दो भाग में, प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस डिवाइडेड। ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश लोग रूल करते थे, प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली क्या होता था, वो जब तक वो उनके प्रभुत्व को मानते थे, उनके सुप्रीम अथॉरिटी ने मानते तब तक वो इंटरनल अफेयर्स कंट्रोल करते थे। बोलो ब्रिटिश लोग जब छोड़ के गए तो वो लोग जो हम चले गए तो तुम लोग फ्री हो, तुम कहीं भी रह सकते हो, यहाँ रहो वहाँ रहो, इंडिया रहो या पाकिस्तान रहो या आज़ाद रहो, बात ये था। और 165 पेंसिल स्टेट्स थे, तो कुछ लोग तो अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर देते हैं। और ये जो डिसीजन मतलब बेसिकली जो राइट था ब्रिटिश ने किसने दिया था, ब्रिटिश रूलर्स को दिया। तो कुछ लोग तो डिक्लेयर कर देते हैं कि हम लोग आज़ाद है, तरवान को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद एक एक जैसे होता है ना, बच्चे फॉलो करते हैं पेरेंट्स को, तो यहाँ पर पेरेंट्स को नहीं, हम लोग किसी से फॉलो करते हैं, हाँ पापा उसने, तुम लोग को तो है, पापा उसने एक आईफोन खरीदा है, मुझे भी चाहिए, खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही मतलब त्रवानपुर को देख रहे, हैदराबाद आपके हो गए, भोपाल हो गए, सबके वो लोग अनाउंस कर रहे थे इंडिपेंडेंस। भोपाल को तो इंडिपेंडेंस नहीं था, भोपाल को तो इनडायरेक्टली मतलब मना कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम था, थ्रेड आ रहा था, जिसको बहुत टेक्टफुली सॉल्व किया गया ना। तो बात ये था, थैंक यू फॉर ए नाइस फुल सेशन। बेसिकली फैन मैंने आज चलाया नहीं तो इसलिए बहुत हॉट लग रहा है, थिंग। ओके, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा रोक टोक आ सकता है बिकॉज मैं घर से क्लास कराती हूँ, सो और कभी कभी मैं खुद भी कभी कभी नहीं, बस फर्स्ट लेक्चर मैंने कुछ एक चीज़ डाउट दिया था खुद का, बट अभी तक तो मैंने देखा नहीं है, और मिस्टेक्स एक दो हुए हैं, उसके लिए माफ़ी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके, एंड यू शुड ट्राई बेस्ट योर, ओके। थैंक यू सो मच, डोंट वरी, लास्ट में हम लोग पूरा ही कंप्लीट करेंगे, कोशिश करूँगी मैं, और नोट्स मिल जाएंगे उसके बाद, ठीक है। थैंक यू।